दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है सुभाषिनी मलिक वर्सेस एसके गांधी एंड अदर्स ऑर्डर ऑन रेफरेंस इन CSOS नंबर 1416 ऑफ 2009। इस केस में एक प्रॉपर्टी थी C63। उस प्रॉपर्टी को लग के एक गैराज था। उस प्रॉपर्टी के सेकंड फ्लोर पे एक अनाधिकृत कंस्ट्रक्शन था। सुभाषिनी प्लेंटिफ थी और 2009 में सूट फाइल किया हाई कोर्ट में। उस समय 20 लाख के ऊपर का वैल्यूएशन को सिर्फ हाई कोर्ट देख सकता है, उसके नीचे का कोर्ट नहीं। गैराज पे एसके ने ताला लगा के कब्जा किया है और वो दूसरे माले पे अनाधिकृत कंस्ट्रक्शन भी एसके ने किया है। मैंने ये सूट फाइल किया है ये मांगने कि वो ताला हटाया जाए, ये घोषणा हो कि वो गैराज मेरा है और दूसरे माले के अनाधिकृत कंस्ट्रक्शन को निकाला जाए कि वो मेरा प्रॉपर्टी है। मैंने मीन प्रॉफिट्स भी मांगा है, डैमेजेस यानी नुकसान भरपाई मांगी है। वैल्यूएशन किया है ₹48 लाख पे और कोर्ट फीस भरा है ₹57,000 का। इस सूट में कुछ भी 20 लाख के ऊपर नहीं है, तो नीचे के कोर्ट जाना था प्लेंटिफ को। दिल्ली हाई कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2015 के हिसाब से 20 लाख को बढ़ा के 2 करोड़ किया गया है। मतलब 2 करोड़ के नीचे के केसेस सब हाई कोर्ट के नीचे के कोर्ट भेजे जा सकते हैं। मैंने 19 मार्च 2016 को एप्लीकेशन फाइल किया है कि प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ गया है और 2 करोड़ के ऊपर हो गया है। नहीं, ये नीचे के कोर्ट जाना चाहिए। इस केस में आखिर में कोर्ट ने कहा कि जो एप्लीकेशन सुभाषिनी ने फाइल किया है अपनी सूट के वैल्यूएशन बढ़ाने, वो एप्लीकेशन भी दिल्ली हाई कोर्ट को ही सुनना है, ना कि नीचे के कोर्ट को ट्रांसफर करने के बाद नीचे का कोर्ट सुने। लेकिन इस केस में एक खास बात कही गई है कि कुछ और जजमेंट्स को रेफर करके, कि सोचो एक कोर्ट है जिसका पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है 50 लाख ₹1 से 1 करोड़ तक, मतलब मैक्सिमम लिमिट है 1 करोड़। वो कोर्ट 1 करोड़ रुपीस के ऊपर का केस नहीं सुन सकता है। इसका उल्टा सही नहीं है, लेकिन दूसरे एक जजमेंट को रेफर करके कहा गया, while section 15 of the CPC enjoins the institution of a suit in the court of the lowest grade competent to try it, it does not oust the jurisdiction of the court of a higher grade, even if the court of a higher grade tries and disposes of a suit which could have been instituted in a court of a lower grade. The decision rendered is not without jurisdiction and is not a nullity. Vishwanatha Sastry Justice, in his concurring opinion, observed that the object of Section 15 CPC is only to prevent superior courts being flooded or overcrowded with suits triable by courts of inferior grade, and it merely regulates procedure and not jurisdiction. It was further held that a court of superior grade does not act without jurisdiction in trying a suit which under Section 15 might and ought, by reason of its valuation, to have been tried by an inferior court. इस जजमेंट से हमें पता चलता है ए कि एक कोर्ट अपने बताए गए लोअर पेक्यूनियरी लिमिट के नीचे के केसेस परख सकता है जब ऐसा कोई सिचुएशन निर्माण हो, लेकिन बी अपने अपर पेक्यूनियरी लिमिट के ऊपर नहीं। और जो पार्टी ए केसेस में हार जाए वो चैलेंज में ये नहीं कह सकता कि उस ए कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं था। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट है ग्रैंड पराडी CHSL वर्सेस मॉन्ट ब्लांक प्रॉपर्टीज एंड अदर्स सूट 99 ऑफ 2002। इसमें एक इंटरिम एप्लीकेशन लॉजिंग नंबर 4009 ऑफ 2024 था। पहले एक बात समझ लो, कोर्ट्स के पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन बढ़ा सकते हैं राज्य गवर्नमेंट, जैसे केसेस पेंडेंसी बहुत बढ़ने लगे ऊपर के कोर्ट्स में। इस केस में पराडी ने ओरिजिनली सूट फाइल किया था जिसका वैल्यूएशन था 7 करोड़, जो फाइल किया गया बॉम्बे हाई कोर्ट में। फिर 28 जनवरी 2024 को बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट का पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन बढ़ाया गया 1 करोड़ से 10 करोड़ तक। तो इसका मतलब होगा कि हाई कोर्ट में जितने सूट्स 10 करोड़ तक चल रहे थे वो अब सिटी सिविल कोर्ट ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके बाद 5 फरवरी 2024 को पराडी ने इंटरिम एप्लीकेशन फाइल किया अपने प्लेंट में मांगे बढ़ाने और उसको 100 करोड़ का करने। मॉन्ट ब्लांक का कहना था कि जब से सिटी सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बढ़ी है तब से कोई भी एप्लीकेशन हाई कोर्ट नहीं परख सकता इस सूट में। पराडी का कहना था कि कुछ अग्रीमेंट्स थे जिनके बारे में 2023 में ही पता चला, इसीलिए क्लेम इंक्रीज किया जा रहा है। और ऐसे ही एक केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि जिस कोर्ट में मैटर चल रहा है पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन बढ़ाने के पहले वो ही सुनेगा ये एप्लीकेशन। और ये भी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अमेंडमेंट पुराना कोर्ट सुन सकता है, ऐसा कहा है। तब माउंट ब्लांक ने कहा कि दिल्ली के केस में जिस सेक्शन से पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन बढ़ाया गया उसमें कहा गया था कि दिल्ली हाई कोर्ट सोच के भेज सकता है, लेकिन मुंबई में ऑटोमेटिक ट्रांसफर होना था मैटर, तो वो दिल्ली का जजमेंट नहीं अप्लाई होगा। आखिर में कोर्ट का कहना था कि मुंबई में ट्रांसफर ऑटोमेटिक था, दिल्ली में हाईकोर्ट पे निर्भर था मैटर।
और ये के ऑटोमेटिक होने की वजह से हाईकोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं था एप्लीकेशन सुनने के लिए, क्योंकि अब सब कुछ सिटी सिविल कोर्ट ही जा चुका है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना था कि सुभाषिनी के केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि वहां पे जब पेक्यूनरी लिमिट्स बढ़े नीचे के कोर्ट के, तो हाईकोर्ट को कुछ कदम उठाने थे केस को नीचे के कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए, कि वो स्टेप्स उठाना ही इस बात का सबूत है कि हाईकोर्ट अभी भी वो एप्लीकेशन सुनने का जुरिस्डिक्शन रखता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि दिल्ली में मेड ट्रांसफर ऐसा गया था लॉ में, तो नीचे के कोर्ट में ट्रांसफर करना है या नहीं वो हाईकोर्ट डिसाइड कर सकता है। पराडी का केस ऐसा नहीं था, यहाँ ट्रांसफर ऑटोमेटिक होना था। ये जजमेंट हमें कई चीजें सिखाती है। एक राज्य के हाईकोर्ट में पास हुआ जजमेंट दूसरे राज्य के हाईकोर्ट पे लागू नहीं होता। 2, एक्ट के हर शब्द के महत्व होते हैं। जैसे दिल्ली एक्ट में शब्द था में, मतलब चाहे तो, और मुंबई में है शाल, जिसका मतलब है करना ही होगा। 3, सिर्फ जजमेंट नहीं पढ़ सकते, उसमें जिस कानून का उल्लेख किया गया है उसको भी ठीक से पढ़ना होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट गोवा बेंच का एक जजमेंट है जिसमें सूट था 2005 से पहले का, टियोफिलो बैरेटो वर्सेस सदाशिव जी नसनोडकर एंड अदर्स, रेड पिटिशन 283 ऑफ 2006, जिसमें प्लेंटिफ गया था सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास इंजंक्शन और डिफेंडेंट का नाम एक भूमि के रिकॉर्ड से निकालने। डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट फाइल किया और 90 लाख रुपीस मांगे काउंटर क्लेम में, यानी डिफेंडेंट को भी लगता होगा कि प्लेंटिफ से उसको पैसे मिलने हैं, तो उस प्लेंटिफ के ही सूट में डिफेंडेंट ने काउंटर क्लेम फाइल किया। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने सूट और काउंटर क्लेम दोनों डिसमिस कर दिया। प्लेंटिफ गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपील में और डिफेंडेंट ने फाइल किया क्रॉस ऑब्जेक्शन, जो था ऑर्डर 41 रूल 22 सीपीसी के अंदर। डिफेंडेंट ने फिर एक एप्लीकेशन फाइल किया कि क्रॉस ऑब्जेक्शन भी 90 लाख का ही है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है, तो हाई कोर्ट ट्रांसफर किया जाए सूट के साथ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि ऑर्डर 20 रूल 19 सब रूल 2 सीपीसी के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये सुन सकता है। तब डिफेंडेंट गया हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने कहा कि सूट्स वैल्यूएशन एक्ट और ऑर्डर 7 रूल 1F सीपीसी के हिसाब से होगा प्लेंट का वैल्यूएशन। ज्यूरिसडिक्शन इस पर नहीं निर्भर है कि फाइनली सूट का रिजल्ट क्या है, लेकिन जो प्लेंटिफ ने प्लेंट में मांगा है उस पर निर्भर होता है। हाईकोर्ट ने कहा कि बहुत सारे जजमेंट्स में कहा गया है कि वैल्यू का अर्थ होगा जो प्लेंटिफ ने सूट फाइल करते समय नियुक्त किया है, न कि जो कोर्ट को निर्णय पे पता चला है। सूट के वैल्यूएशन से अपील कहाँ करना है वो तय होता है, न कि डिक्री के मूल से। हाईकोर्ट का कहना था कि सीपीसी के अंदर सेट ऑफ और काउंटर क्लेम को एक ही लेवल पे माना जाता है। हाईकोर्ट ने कहा कि सीपीसी के इस प्रोविजन को बनाने का उद्देश्य था कि सोचो डिफेंडेंट ने सूट में सेट ऑफ मांगा और वो नहीं दिया गया, तो डिफेंडेंट को उसी कोर्ट में अपील लेके जाना होगा जहां प्लेंटिफ जाता, अगर कोई सेट ऑफ ही नहीं होता तो ऐसा है तो काउंटर क्लेम के खिलाफ के डिक्री को भी उसी एपेलेट कोर्ट में ले जाना होगा जहां प्लेंटिफ अपील में जाता, जो है इस केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इससे हमें पता चलता है कि प्लेंटिफ जैसे प्लेंट के माध्यम से पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन यानी पीजे तय करता है, तो डिफेंडेंट भी उस पीजे से बन जाता है अपने सेट ऑफ या काउंटर क्लेम को लेके। इसी पॉइंट को और समझाने इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट है ज्योति वर्सेस ओमवती, न्यूट्रल साइटेशन 2024, इलाहाबाद हाईकोर्ट 99904। इस केस में ज्योति ने सूट फाइल किया हाईकोर्ट में हमेशा के लिए ओमवती को कुछ काम करने से मना करने यानी परमानेंट प्रोहिबिटरी इंजंक्शन के लिए। ज्योति ने सूट वैल्यू किया था 50 लाख रुपीस में, इसीलिए हाईकोर्ट में सूट फाइल किया। ओमवती ने काउंटर क्लेम फाइल किया और वैल्यू था 16 लाख। सूट को डिसमिस किया गया और काउंटर क्लेम को अलाउ किया गया। ज्योति ने फर्स्ट अपील फाइल किया अपने सूट में हाईकोर्ट में और काउंटर क्लेम अलाउ होने के डिक्री के खिलाफ फर्स्ट अपील फाइल किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन था ₹25 लाख तक। ओमवती ने अपील के मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज किया और कहा कि अपील हाई कोर्ट में होना चाहिए न कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कहना था कि ये ऑब्जेक्शन सही है और अपील डिस्पोज कर दिया, ये कह के कि 25 लाख का ज्यूरिसडिक्शन है उनका। इसके बाद ज्योति आई हाई कोर्ट इस डिस्पोजल ऑर्डर के खिलाफ। हाई कोर्ट ने ऑर्डर 8 रूल 6 ए और ऑर्डर 20 रूल 19 सीपीसी को डिस्कस किया। सूट से अपील कौन से कोर्ट में जाना चाहिए वो सूट के ही वैल्यूएशन से पता चलता है। कोर्ट का कहना था कि अगर एक सूट हो और उसमें काउंटर क्लेम हो, चाहे सूट डिक्री हो या ना हो, अगर काउंटर क्लेम में कोई अपील फाइल करना पड़ा तो वो उसी कोर्ट में जाना होगा जहां सूट से अपील जाता, मतलब काउंटर क्लेम के चैलेंज के लिए भी सूट का वैल्यूएशन देखना होगा। कोर्ट ने कहा कि अगर प्लेंटिफ को प्लेंट के लिए अलग कोर्ट
और सेट ऑफ या काउंटर क्लेम के लिए अलग कोर्ट जाने दिया जाए जो सेम डिग्री से उठते हैं, जो भी सीनियर कोर्ट होगा वो जूनियर कोर्ट को रुकने कह सकता है या दोनों कोर्ट अलग अलग कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। इससे तो कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अपील के कोर्ट फीस के लिए जितने का डिक्री हुआ है उतने पे भरना होगा, लेकिन वैल्यूएशन होगा प्लेंट के हिसाब से। तो कोर्ट ने पिटीशन डिसमिस किया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट को अपहोल्ड किया। ऐसे में टियोफिलो के जजमेंट को कंफर्मेशन मिल गया।